अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से सही सलामत और खुशहाल होंगे और आप अपना कीमती और अनमोल वक्त अपनी किताबों पर, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर रहे हो और अपना वक्त सही और सही इस्तेमाल कर रहे हो। और आज की इस वीडियो में हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं और जेकेज उर्दू क्लासेस में भी आपका खुशामदीद करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बराह रास्ता आप पहुँचेगी। तो दोस्तों, आज हम आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 4 पढ़ रहे हैं और सबक नंबर 4 आपको मालूम है, आपका सबक नंबर 4 है दीवान मरहूम की याद में। किसने लिखा है आप बखूबी जानते हैं। दीवान मरहूम की याद में शमीम अहमद शमीम ने अपने दोस्तों अब्दुल कादिर दीवान पर लिखा है। तो शमीम अहमद शमीम कहते हैं, थोड़ा हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे आपका जो हम पिछले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो कहते हैं शमीम अहमद शमीम कि मैं मौत से नहीं घबराता, अलबत्ता इस चीज़ से डरता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे अजीज़ व क़रीब दोस्त, अहबाब, बीवी बच्चे मुझे बुला देंगे। इस चीज़ से मैं डरता हूँ। जिस तरह मैंने अपने बाप को, अपने भाई को और अपने चहीते दोस्त को बुला दिया, इसी तरह मुझे भी बुला देंगे। अगरचे मैं इस वक्त बहुत सी दिलों की धड़कन हूँ, बहुत सी आंखों की मसरत हूँ, बहुत सी अंजमनों की जान हूँ, लेकिन एक दिन फिर भी मुझे इस दुनिया से चले जाना है। कुछ लोग थोड़ी देर तक गरिया हो मातम करेंगे, इजहार अफसोस करेंगे, लेकिन बिल आखिर वो अपनी दुनिया के मशगलों में उलझ जाएंगे। साथ ही कहते हैं, जिस तरह चोंटी के मरने से कोई भौचाल नहीं आता है, इसी तरह मेरे मरने से कोई खला वाक़ा नहीं हो सकता है और मेरे दोस्त अजीज व क़रीब 2-4 दिन तो आंसू बहा ही जाएंगे, इसके बाद गम दुनिया में उलझ कर जाएंगे और मेरे अफसोस करने के बाद, मेरे डरने के बाद भी मुझे मौत आ जाएगी। साथ में एक शायर कहते हैं कि इस दुनिया की बुनियाद किसने रखी है? अगर इस दुनिया को लाख इंसान बिगाड़ना चाहता है तो भी ये दुनिया नहीं बिगड़ जाती है। और शमीम अहमद शमीम अपने दोस्त से मुतालिक बात करता है कि आज से तकरीबन 6 साल पहले 5 मई के दिन उनके दोस्त का इंतकाल हो चुका था और उनका दोस्त अब्दुल कादिर दीवान आसमानी आफत से उनका इंतकाल हुआ था और नागाहानी मौत से उनका इंतकाल हुआ था। कहते हैं कि उन पर बिजली गिर पड़ी और वो रंगतीपोरा में थे जब उन पर आसमान से बिजली गिर पड़ी और उनका इंतकाल होता है। दीवान साहब कहते हैं, दीवान साहब से पहले मुझे मौत का कुछ अंदाज़ा था जब उनके वालिद का इंतकाल होता है, उसके बाद उनके भाई का इंतकाल होता है, फिर जब शमीम अहमद शमीम कहते हैं फिर जब अब्दुल कादिर दीवान का इंतकाल होता है तो मैं मौत से बहुत ज़्यादा घबराता हूँ, सहम जाता हूँ और यही कहता हूँ कि जब अब्दुल कादिर दीवान का इंतकाल हो सकता है तो फिर कोई भी इंसान मर सकता है। तो इसलिए अपने दोस्त के इंतकाल के बाद शमीम अहमद शमीम ने अपने लिखने की मेज़ पर अब्दुल कादिर की एक फ्रेम शुदा तस्वीर रखी थी और जिस तस्वीर को देख कर शमीम अहमद शमीम अपने दोस्त को याद करता था। पहले उसे लगता था कि वो तस्वीर उनके साथ बातें करती थी, लेकिन बिल आखिर उसे यही लगता है कि आज उस तस्वीर पर गर्द की तह जमी हुई थी और बहुत सी यादों का एक हिस्सा बन चुकी थी और आज वो अपने दोस्त को याद करता तो यूँ महसूस होता है कि जैसे वो किसी अजनबी इंसान को याद करता है। और इसी बात से शमीम अहमद शमीम लरज़ जाता है कि इतने अजीज़ तरीन दोस्त को मैं याद करने से बहुत तंग आ जाता हूँ, इतने अजीज़ तरीन दोस्त को याद करने से मुझे अजनबीपन सा महसूस हो रहा है। इसी तरह जब मेरी मौत वाक़ा होगी, मेरे मौत के बाद भी ऐसा ही होगा, मेरे बाद भी लोग यही सोचेंगे। इसीलिए शमीम अहमद शमीम लर्ज़ जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ते हैं दीवान अब्दुल कादिर कौन थे, क्या थे और कहाँ रहते थे। इन सवालात का जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं। वो कोई सियासी लीडर, मजहबी रहनुमा, अहले कलम या साहिब तसनीफ बुजुर्ग होते तो मैं उनके सियासी कारनामों, अदबी मुहर्रकों और फ़िक्री रुझानात की तफसील बयान करके अपने दिल का बोझ हल्का करता, लेकिन वो तो एक गुमनाम बल्कि बेनाम सी शख्सियत का नाम है जिससे सिर्फ उसके अजीज़ तरीन और करीब तरीन दोस्त ही आशना है। वो शोपियां से 1 या 1.5 मील दूर फासले पर वाक़ा गाँव चौगाम में दकियानूसी रईसों के एक घराने में पैदा हुए थे, जहाँ लड़कियों की तालीम को
गुनाह अजीम और लड़कों की तालीम को तज़ी और मायूब समझी जाती थी। लेकिन दीवान साहब को बचपन में ही किताबों की परियां उठा कर ले गई। कहते हैं शमीम अहमद शमीम से मुतालिक मेरे लिए बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल, शमीम अहमद शमीम कौन थे? और दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या थे और कहाँ रहते थे? कहते हैं इन सवालात का जवाब देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। क्यों मुश्किल बात है? क्योंकि अगर शमीम अहमद शमीम कोई सियासी लीडर होते या कोई मजहबी रहनुमा होते या कोई अहल कलम से मुराद कोई शायर या अदीब होते, तो मैं उनकी तसानीफ या कोई साहिब तसनीफ़ होते तो मैं उनकी सियासी कारनामों या अदबी मुअर्रकों या फ़िक्री रुझानात या उनकी शायरी का जिक्र करता तो दिल का बोझ हल्का कर लेता। लेकिन शमीम अहमद शमीम कहते हैं कि दीवान अब्दुल कादिर एक ऐसी गुमनाम बल्कि बेनाम सी शख्सियत का नाम है जिससे सिर्फ उसके अजीज़ तरीन और करीब तरीन दोस्त ही आशना है। वो शुपियान से 1 या 1.5 मील दूर एक गाँव है। दकियानूसी ज़माने से पुराने कदीम ज़माने में एक गाँव था जिसका नाम चौगाम था। चौगाम में एक बहुत बड़े रईसों के घर में पैदा हुए थे अब्दुल कादिर दीवान। और वही ज़माना था जब लड़कियों की तालीम को गुनाह अजीम समझा जाता था। यानी जब लड़कियों की तालीम बिल्कुल कतई गुनाह थी और लड़कों की तालीम को ऐब समझा जाता था कि लड़के तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में भी दीवान अब्दुल कादिर को किताबों की परियां उठा कर ले गई थी। यानी उसे उस ज़माने में भी पढ़ने लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। दीवान साहब सारी ज़िंदगी किताबों की वरक़-गर्दानी करता रहा। बुजुर्गों की नज़रें बचा कर अपना पेट और अपने बाप की जेब काट कर वो किताबें खरीदता रहा और पढ़ता रहा। ये उसके ज़ौक़ व शौक़ का ही मुआजिज़ा है कि दुकान पर चाय, कपड़ा और नमक बेचते बेचते उसने पहले मैट्रिक और फिर अदीब फाजिल का इम्तिहान पास कर लिया। कहते हैं दीवान साहब को इतना पढ़ने का शौक़ था, इस कदर पढ़ने का शौक़ था कि वो चोरी चुप के अपने बाप की जेब काट कर किताबें खरीदता रहा और पढ़ता रहा। और एक अजीब बात यह है और हैरान कुन बात यह है कि वो दुकान पर चाय, कपड़ा, नमक बेचते बेचते उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपना मैट्रिक इम्तिहान पास किया। मैट्रिक से मुराद अपनी 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। उसके बाद अदीब फाजिल का इम्तिहान पास किया और ये उन्हीं की सोबत में है। शमीम अहमद शमीम कहते हैं कि ये उन्हीं सोबत का फेज़ है, यानी उनके साथ उठने बैठने का ये सिला है कि आज शमीम अहमद शमीम 4 हरफ लिख सकता है और अदब और ज़िंदगी में अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ देन है अब्दुल कादिर दीवान की। शमीम अहमद शमीम का मानना है कि अगर शमीम अहमद शमीम आज कुछ लिख पाते हैं, आज अच्छे और बुरे में फ़र्क कर पाते हैं, आज सही और गलत में फ़र्क कर पाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है? ये सिर्फ और सिर्फ देन है दीवान अब्दुल कादिर मरहूम की। कहते हैं मेरे अदबी ज़ौक़ की तहज़ीब दीवान साहब का कारनामा है, मेरे उस्तादों का नहीं। कहते कि जिस तरह मैंने उर्दू अदब में लिखना शुरू कर दिया, शमीम अहमद शमीम का मानना है कि जो मुझे उर्दू अदब का शौक़ है ये कारनामा किसका है? ये कारनामा शमीम अहमद शमीम कहते हैं ये कारनामा दीवान साहब का है, ना कि मेरे असातिज़ा का है। मेरे असातिज़ा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अदबी शौक़ मुझ में किसने पैदा किया? अदबी शौक़ मुझ में दीवान अब्दुल कादिर ने पैदा किया। और दीवान साहब अब्दुल कादिर दीवान साहब का अगर हम शायराना मजाक देखते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े प्रोफेसर, शायर, नुक़ाद से मुराद तनकीद करने वाले, मुहक्किक, तहकीक करने वाले उनके सामने हीच नज़र आते हैं और बेबस नज़र आते हैं। जब अब्दुल कादिर दीवान कुछ लिखना शुरू करते थे, कुछ बोलना शुरू कर देते थे, तो उनके सामने बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े नुक़ाद और मुहक्किक उनके सामने बेबस नज़र आते थे। इस तरह का वो इल्मी अंदाज रखते थे। कहते हैं वो हर साल अपने कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आया करते थे और आने के साथ ही दिल्ली की पब्लिक लाइब्रेरी में एक आरज़ी मेंबर हो जाते हैं। इस लाइब्रेरी से जितना इस्तिफ़ादा दीवान मरहूम ने किया शायद किसी दूसरे ने किया हो। ये तो हमने पहले ही जान लिया कि अब्दुल कादिर कारोबार के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में दिल्ली में रहा करते थे।
اور دہلی میں کاروبار کے ساتھ ساتھ دہلی کی پبلک لائبریری جو تھی وہ اس کے عارضی ممبر بھی ہو چکے تھے، اور جتنا فائدہ دیوان صاحب نے دہلی کی پبلک لائبریری سے اٹھایا ہے شاید کسی دوسرے اور نے اٹھایا ہو، مطلب کسی دوسرے نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا دہلی کی پبلک لائبریری سے جتنا فائدہ کس نے اٹھایا، جتنا فائدہ دیوان عبد القادر مرحوم نے اٹھایا دہلی کی پبلک لائبریری سے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ دیوان صاحب کا شمار ان معدود چند تاجروں میں کیا جا سکتا ہے کہ جو کاروباری دنیا میں غلاظت میں بھی پاک اور صاف رہتے ہیں۔ وہ تجارت میں اتنے خرے، صادق القول اور ایماندار تھے کہ صرف 26 سال کی عمر میں انہیں اپنے علاقے میں وہ کامیابی نصیب ہو گئی کہ انہیں بزرگوں کی صف اول میں جگہ ملنے لگی۔ وہ سخت قسم کے مذہبی آدمی تھے لیکن زاہد خشک نہ تھے۔ اہل دین کی صحبت میں بیٹھتے تو سراپا زہد تقویٰ، ہمکاروں کے ساتھ ہوتے تو رند و سر مستی کی باتیں ہوتی، لیکن اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ رند اور مومن میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ کہتے ہیں دیوان صاحب کا شمار اگر ہم دیکھیں گے بہت بڑے تاجروں میں ہوتا ہے، اور ایسے تاجروں میں دیوان عبد القادر کا شمار ہوتا ہے جو اس کاروباری دنیا کی غلاظت میں بھی پاک ہوتے ہیں۔ عموماً تجارت کے سلسلے میں انسان کو سچ اور جھوٹ کرنا پڑتا ہے، اور کاروبار کے سلسلے میں انسان سے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن دیوان صاحب کی اگر ہم بات کریں گے کہ وہ کاروبار کی اس دنیا میں بھی پاک اور صاف رہتے تھے، اور تجارت میں وہ کتنے صاف، صحیح اور سچے تھے، ایماندار تھے، کہنے کی کوئی بات نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے 24 سال کی عمر میں یعنی 26 ایئر اولڈ جب تھے تو انہیں اپنے علاقے میں وہ خوش نصیبی، وہ کامیابی حاصل ہوتی ہیں جو کہ انہیں بزرگوں کی صف میں جگہ ملنے لگی، یعنی کہ انہیں بڑے بڑے لوگوں میں جگہ ملنے لگی۔ حالانکہ ان کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی لیکن انہیں بزرگوں کی صف میں شامل کیا جانے لگا۔ کہتے ہیں دیوان صاحب سخت مذہبی آدمی تھے، یعنی انہیں مذہب کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی تھی لیکن جب دیوان صاحب بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اہل دین کے ساتھ بیٹھتے تھے تو سراپا زہد و تقویٰ، یعنی ہمیشہ وہ اپنا تقویٰ داری ظاہر کرتے تھے اور پرہیزگاری کا وہاں پر مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب اگر اپنے ہمکاروں کے ساتھ، اپنے ہم صحبت دوستوں کے ساتھ وہاں صرف رند و سر مستی کی باتیں ہوتی تھی، مذاقیں ہوا کرتی تھے، یعنی شمیم احمد شمیم جس قسم کے انسانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اس قسم کا ماحول خود میں پیدا کر دیتے تھے۔ یہ شمیم احمد شمیم کی ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ تو کہتے ہیں دیوان مرحوم کو 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور میں انہیں اکثر یہ کہہ کر چھیڑتا تھا کہ جنت میں تازہ ترین فلموں کی نمائش کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ شمیم احمد شمیم کے مطابق دیوان صاحب 5 وقت نمازیں پڑھتے تو تھے لیکن ساتھ ساتھ میں انہیں فلمیں دیکھنے کا بہت بڑا شوق تھا۔ شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ میں انہیں اکثر چھیڑتا تھا، چڑھاتا تھا کہ وہاں جنت میں تازہ ترین فلموں کی نمائش کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو مجھے لگتا ہے بہت بڑی ہو چکی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج کی ویڈیو ہمیں یہیں پر ختم کرنی چاہیے تھی، اور اگلے ویڈیو میں کل ملتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔